मैं भी इसी पक्ष में था कि उसे यहाँ घर होते हुए होटल में रखने की क्या लुक थी, मगर अरमान की इच्छा नहीं थी उसे साथ ले जाने की। थोड़ी जद्दोजहद के बाद मैं, अरमान और आरती तीनों बोरीवली की ओर जाने वाली टैक्सी में थे। दोपहर का समय था, इसलिए सड़कों पर भीड़ का आलम उतना नागवार नहीं था जितना प्रायः सुबह शाम हुआ करता था। हम हाईवे से होते हुए लगभग 1 घंटे में बोरीवली पहुंच गए। दरवाज़ा शाबान ने खोला। अरमान अपराध, संकोच और स्नेह के मिले जुले आवेग से शाबान से गले मिला। आरती ने बड़ी भावपूर्व आँखों से, बेहद मासूमियत से शाबान की ओर हाथ जोड़े और बदले में शाबान ने बर्फ का बना ठंडा चेहरा हल्का सा तिरछा करके जवाब दिया। बर्फ के बने इस मुखड़े पर धूप की तीखी किरण सी पड़ी थी। आरती की आंखें और चौध अरमान की आंखों में पड़ी जा सकती थी। बर्फ के इस ठंडे चेहरे में दबी 2 सुनहरी मछलियां मुझे आहत कर गई। मैं उठकर भीतर गया और वहीं पाया जो सोच रहा था। बेडरूम में रम की बोतल आधी से ज़्यादा खाली थी। एक गिलास भी करीब रखा हुआ था, जिस पर बर्फ के चेहरे के निशान यहाँ वहाँ चिपके हुए थे। शाबान ने खाना नहीं खाया था, पर शराब बहुत पी थी। बिस्तर पर शाबान की डायरी उल्टी पड़ी थी और उसके पन्ने फड़फड़ा रहे थे। पेन भी करीब ही खुला पड़ा था। मैंने डायरी को उठाया, लेकिन बिना देखे ही बंद करके अलमारी में रख दिया। बिस्तर को ठीक ठाक किया और बाहर आ बैठा। तीनों चुप थे, कोई विशेष बातचीत उनमें नहीं हुई थी। अरमान ही बार बार संक्षिप्त सी जानकारी, बोलो। मैं बांध कर उछाल रहा था, पर बर्फ का चेहरा सख्ती से जमा हुआ एहसास देकर बेहद शून्य भी था। शाबान की आवाज़ ना मैंने सुनी और ना ही आरती ने। शाबान के खोल में इतनी जमी बर्फ मैंने पहली बार देखी थी। आरती पर न जाने क्या प्रभाव हुआ, क्योंकि थोड़ी ही देर बाद उसने बातचीत से बेपरवाह होकर सामने मेज पर पड़ी एक पत्रिका उठा ली और उसमें अपना चेहरा छिपा लिया। शाबान अब आरती के उभरे पेट की ओर ज़्यादा सुविधा से देख सकता था। उसने कनखियों से ऐसा किया भी। आरती का पेट किसी संगमरमर के पाटसा जामुनी साड़ी के वरक में लिपटा था। उसकी नाभि साफ दिखाई दे रही थी, जैसे किसी ने पनीर में उंगली गड़ाकर अंधेरा गड्ढा कर दिया हो। यह सब सोचना अश्लील था, लेकिन सोचने से कौन किसको रोक सकता है। मुझे चाय के लिए आरती से ही अनुरोध करने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि तभी सामने से उठके हुए किवाड़ से पर्दा हटाकर मेरे नौकर ने कमरे में पैर रखा था। वह बिना कुछ कहे सीधा रसोई में चला गया और वहाँ से बर्तनों की खनखनाहट सुनाई देने लगी। शायद उसने बर्तनों के ढक्कन उठाकर यह भी देखा था कि शाबान ने खाना नहीं खाया है। सब कुछ वैसा ही रखा हुआ था। शाबान को लगभग 4:30 बजे हम चारों ने खाना साथ साथ खाया। हम लोग खा चुके थे, पर शाबान को खिलाने के लिए सभी ने साथ दिया। फिर आरती तो दूसरे कमरे में जाकर सो गई और शाबान व अरमान बातें करते करते आसपास से बेखबर हो गए। अरमान ने अपनी जिंदा दिली से बर्फ काट दी थी और अपने मायूस चेहरे से तरह
शकर शाबान को बर्फ के भीतर से निकाल दिया था। मैं उसकी इस सफलता पर बेहद खुश था और देख रहा था कि दोनों भाई अपने पुराने रंग में लौट रहे हैं। अरमान ने मुझे तस्वीरों का एक एल्बम थमा दिया था। मैं उसमें व्यस्त था और शाबान और वह सिर जोड़कर बैठे हुए थे। रात का खाना हम लोगों ने बाहर ही खाया। आरती का दिल भी हल्का हो गया था। रात को काफ़ी देर तक हम लोग बाहर घूमते रहे। लौटने पर अरमान ने उन तमाम चीज़ों का ढेर बिस्तर पर लगा दिया जो वह वहाँ सभी के लिए खरीद कर लाया था। वह तबीयत से खुद रंगीन मिजाज था, पर साथ ही हर एक के लिए कुछ न कुछ लाना नहीं भूलता था। उसकी लाई हुई विदेशी कमीज पहनकर मैंने अपनी उम्र 5 साल कम महसूस की थी। आरती रात को भी जल्दी ही सो गई। हम तीनों घर की छत पर जाकर देर तक बैठे रहे। इधर उधर की बातें होती रही और अरमान युद्ध के खतरे से वहाँ के माहौल में आए बदलाव की बातें चाव से सुनाता रहा। शाबान भी लगभग सहज हो गया था। अब हम लोगों को यह तय करना था कि आगे का कार्यक्रम किस तरह बनाया जाए। शाबान इस संबंध में कोई राय नहीं दे रहा था। वह केवल अरमान और मेरी बात सुनता था, पर आरती को लेकर कोई भी विशेष राय या सलाह उसके पास भी नहीं थी। उसकी तटस्थता अरमान को विचलित कर रही थी, पर उसे जैसे इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं थी कि हम लोग क्या फैसला कर रहे हैं। इस बात के लिए अरमान के साथ साथ शाबान भी तैयार नहीं था कि आरती के वे लोग अपने साथ घर ले जाएं। मेरे समझाने पर अरमान ने अकेले में मुझे बताया कि ये मामला उतना सीधा सरल नहीं है जितना मैं समझ रहा था, और इसीलिए अरमान के जोर देने पर मैं भी इस बात के लिए तैयार हो गया कि कुछ दिन के लिए आरती मुंबई में रहे। यह जिम्मेदारी पूरी तरह से मेरे ऊपर ही आ पड़ी कि आरती के रहने की व्यवस्था क्या और कैसे की जाए। आरती आम धारणा की भांति भाइयों की स्त्री नहीं थी। वह न तो अपने इस नौसिखिया प्रेमी से किसी बात की जिद करती थी और न ही किसी बात में अपनी कोई राय जाहिर करती थी। वह किसी जिरह या परामर्श में प्रत्यक्ष शामिल भी नहीं होती थी, और जब बोलती थी तो निर्णायक ही बोलती थी। वह केवल फैसलों में ही विश्वास रखती थी। वह एक बहुत अच्छी लड़की थी। मैं अरमान का ऐसा दोस्त था जो अनुभव और उम्र में भी उससे बड़ा था, इसलिए मेरे आरती को अच्छी लड़की मानने में उसके रंग रूप या गोलाइयों का कतई हाथ नहीं था। वह स्वभाव से मुझे एक बेहद संतुलित व समझदार लड़की लगती थी। यदि हम अपने समाज रिवाज और संस्कारों से परे सोच पाने में समर्थ हो तो आरती जैसी लड़कियों को बेहद आदर्श और स्वावलंबी पाएंगे। ऐसी धारणा मेरी बनती जा रही थी। वह एक समर्थ लड़की थी। मुझे 2 दिन में ही यह विश्वास हो गया था कि आरती मेरे लिए किसी प्रकार परेशानी या मुसीबत का कारण नहीं बनेगी। वैसे भी आर्थिक रूप से हम सभी एक दूसरे पर आश्रित नहीं थे, बस केवल एक व्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा का सवाल था जिस पर सोचना था। यहाँ तक कि स्वयं आरती भी अरमान पर आश्रित नहीं थी। वह स्वयं अच्छे वेतन पर काम कर रही थी और अपने साथ अच्छी खासी रकम लेकर स्वदेश लौटी थी।
ईद का त्यौहार अगले ही दिन होने के कारण शाबान और अरमान ने उसी दिन शाम को घर लौटने का फैसला किया। ये भी बताया कि कुछ दिनों में ही अरमान वापस मुंबई आएगा। यह बताने के पीछे अरमान का उद्देश्य शायद मुझे यह आश्वस्त होना था कि आरती का बोझ ज़्यादा समय तक मुझ पर नहीं रहेगा। यद्यपि आरती को किसी भी तरह बोझ मानने का कोई कारण नहीं था। शाम को एयरपोर्ट पर हम चारों ही आए और बहुत ही संक्षिप्त से आपसी परिचय के नमक के बाद मैं और आरती दोनों भाइयों को स्पष्ट परे करके एयरपोर्ट से वापस लौटे। वापस आते आते हम लोगों को रात के 11 बज गए थे, इसीलिए किसी तरह और कुछ सोचने की गुंजाइश ही नहीं थी। आरती का सामान होटल में पहले ही लाया जा चुका था। हम निश्चिंत होकर घर आ गए। शाबान और अरमान के चले जाने के बाद घर में चुप्पी कुछ ज़्यादा आसानी से फैल गई। चारों थे तो कोई न कोई किसी न किसी बात पर किसी न किसी से कुछ न कुछ कहता रहा था। पर अब मैं और आरती शायद एक सी उलझन में थे। दोनों में से कोई कुछ बोल नहीं रहा था। जल्दी जल्दी कपड़े बदलने के बाद मैंने आरती के सोने की व्यवस्था की और स्वयं पढ़ने के लिए सूर्यबाला का एक उपन्यास लेकर दूसरे कमरे में आ गया। थोड़ी देर तक दूसरे कमरे में तरह तरह की आहटें आती रही। शायद आरती अपना इधर उधर फैला बिखरा सामान और कपड़े यथास्थान पर रखी थी। 2 बड़े बड़े ब्रिस्केट उसके साथ थे जो कभी बंद होते कभी फिर खुलते। थोड़ी देर के बाद आहटें आनी बंद हो गई, लेकिन आरती के कमरे की लाइट अभी जल रही थी। या तो आरती लाइट जलाकर ही सोने की अभ्यस्त थी या फिर वह भी मेरी तरह कोई किताब या पत्रिका ही पढ़ रही थी। मैं सोच रहा था कि मैंने आरती से शिष्टाचारवश चाय कॉफ़ी अथवा पानी के लिए भी नहीं पूछा है, और यदि वह इसकी अभ्यस्त होती तो संकोचवश कुछ नहीं कहेगी और असुविधा में रहेगी। मैं स्वयं इस तरह की असुविधा का आदी नहीं था। मुझे संकोच तो नहीं, लेकिन हाँ, इस तरह की बातों से बड़ी असुविधा होती थी जिनका मैं अभ्यस्त नहीं होता था। कभी आपको प्यास लग रही हो और आप किसी पराये घर में हो तो पानी मांगने के स्थान पर काफ़ी देर तक प्यास सहना ही ज़्यादा निरापद लगता है, और कई बार पानी पीने से मिली ताजगी और पानी मांगने में व्यक्त हुई मानसिक ऊर्जा बराबर ही हो जाने का अंदेशा भी बना रहता है। लेकिन ऐसा प्रायः तभी होता है जब आप रिश्तों के इस अटपटे स्तर पर पराये घर में हो। चाहे आरती ऐसा महसूस न भी कर रही हो, पर मुझे यह संकोच महसूस हो रहा था। लेकिन थोड़ी ही देर में मुझे सुखद आश्चर्य हुआ जब मैंने अपने कमरे के दरवाजे पर आरती को खड़े पाया। कॉफ़ी पियोगे भैया? वह पूछ रही थी। मेरे हाँ कहते ही वह पलटकर रसोई में चली गई। मैंने देखा आरती अब तरोताज़ा लग रही थी। उसने अपने बाल खोलकर कंधे पर फैला दिए थे और विदेश से लाया हुआ शानदार गाउन उनके बदन पर था। थोड़ी ही देर में करीने से ट्रे में पानी के गिलास के साथ कॉफ़ी के 2 प्याले
लिए आरती मेरे सामने थी। इस बीच मैंने स्वयं उठकर कुर्सी पलंग के पास से खींच दी थी और एक स्टूल बीच में रख दिया था। मैं भी किताब को रखकर बिस्तर पर बैठ गया। आओ बैठो, मैंने कहा। आरती सामने कुर्सी पर बैठकर कॉफी पीने लगी। कुछ देर की चुप्पी के बाद आरती ने ही मौन तोड़ा। बोली, कौन सी किताब पढ़ रहे हैं? ऐसे ही एक उपन्यास है, यामिनी कथा। भैया, ये उपन्यास हकीकत होते हैं, यह मनोरंजन के लिए लिखी गई कहानियाँ। मैं चकित रह गया आरती के इस सवाल पर। यह सवाल आरती ने अपनी किसी उलझन के संदर्भ में गूढ़ बातचीत की आधारशिला के रूप में पूछा था, या अरमान के मेरे विषय में काफ़ी कुछ सुन चुके के बाद मेरे परस्पर कुछ बातचीत करने की गरज से, यह मैं नहीं जानता। लेकिन उसके इस बुनियादी सवाल ने मुझे चौंका अवस्था किया। मैंने कहा, साहित्य में सही कुछ मनोरंजन तो नहीं होता, मनोमंथन भी बहुत होता है। बहुत सी पढ़ी हुई बातें हमें रुला भी देती है, कभी कभी हम परेशान भी होते हैं कहानियों से, फिर हम पढ़ते ही क्यों हैं? यही तुम्हारे सवाल का पहला भाग है। हम वस्तुतः धुली पुंछी हकीकतों की पढ़ते हैं। किसी एक की हकीकत दूसरे का मनोरंजन भी हो जाती है, किसी की त्रस्ती दूसरे के लिए कठिनाइयों से जूझने का पूर्वाभ्यास भी हो जाती है, किसी का पश्चाताप दूसरे के पाप का वजन कम करने वाला भी बन जाता है। और कुल मिलाकर यह सारी प्रतिक्रिया हमारी सामाजिकता का एक ऐसा जाल भी बन जाती है जिसमें उलझकर हम अपने अपने आत्मिक अंतरिक्ष में स्थिर होते हैं। हम सब होते हैं इसमें। इस सब का बराबर का हाथ है कि हमने दूसरों को कैसा होते देखा, पढ़ा है काफ़ी बहुत अच्छी सी। और यही बात करने के लिए मैंने आरती की ओर देखा तो वह जैसे कुछ सोच रही थी। मैंने खड़े होकर अपना और उसका प्याला उठाया और सिंक में रखने के लिए भीतर चला गया। वह एक पल के लिए हिचकी, लेकिन फिर सहज हो बैठ गई। मैं वापस लौटा तो मुझे वातावरण थोड़ा बोझिल सा लगा। मुझे पल पल यह आशंका लगने लगी कि आरती शायद अब कोई स्वयं से संबंधित बातचीत छेड़ेगी, अरमान से अपने संबंध या अपने भविष्य के बारे में कोई वार्तालाप शुरू करेगी। लेकिन कभी कभी बातों की केवल चर्चा भी हमें बातों के प्रति अपार शक्तिशाली बनाती है। हम सहने की कुव्वत पा जाते हैं। इसी आशंका से छटपट मैंने स्वयं ही आरती से कहा कि अब वह आराम करे। मैंने सोने के लिए अपने कमरे की बत्ती बुझाई। तब तक आरती भी सो चुकी थी। शाबान और अरमान के जाने के बाद पूरे 24 घंटे भी नहीं गुजरे कि एक समस्या सामने आ गई। आरती मेरे पास ही ठहरी हुई थी और सुबह ही पूरे 2 दिन के अंतराल के बाद मैं अपने ऑफिस में आया था। शाम को लगभग 4 बजे मेरे पास फ़ोन आया कि मेरे एक परिचित मित्र मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं। फ़ोन आने के लगभग आधा घंटे बाद बादामी रंग की एक मारुति कार आकर रुकी और उसमें से निकलकर कमाल मेरे पास आया। बोला, सर पूछ रहे हैं कि आप उनके साथ बाहर चलेंगे या यहीं बैठकर बात करेंगे। वे गाड़ी में ही हैं। वे चाहते हैं कि आप चलें। मैं कमाल के साथ ही निकलकर बाहर आया। देखा तो राज्य अध्यक्ष साहब स्वयं ही स्टीयरिंग पर थे। देखते ही बोले, तुम आ गए,
ये अच्छा रहा। दरअसल मैं अपने दफ्तर में ही बैठना चाह रहा था, क्योंकि मुझे कल तक के 2-3 ज़रूरी काम भी निपटाने हैं और तुमसे भी डिस्कस करना है। इसी में तुम्हें लेने आया हूँ। मेरी चाय की पेशकश को भी राजाध्यक्ष साहब टाल गए। पीछे से दरवाज़ा खोलकर मैं और कमाल भीतर बैठे और गाड़ी चल पड़ी। बैठते ही मुझे सहसा ध्यान आया कि मैंने आज फिर वही भूल कर दी थी। मैं राजाध्यक्ष साहब के साथ आगे न बैठकर पीछे वाली सीट पर बैठ गया था, जहां कमाल मेरे साथ था। राजाध्यक्ष साहब इस बात के लिए पहले भी एक बार मुझे टोक चुके थे कि मैं उनके साथ आगे क्यों नहीं बैठता, परंतु यह शायद कमाल के स्वभाव का आकर्षण ही था कि मैं स्वतः ही आगे के स्थान पर पीछे का दरवाज़ा खोलकर भीतर दाखिल हो गया। राजाध्यक्ष साहब ने आज कुछ कहा नहीं था। शायद वह भी मन ही मन मेरी सुविधा से तालमेल कर बैठे थे। राजाध्यक्ष साहब बेहद गंभीर प्रकृति के व्यक्ति थे। वह मुंबई में कई कारोबार एक साथ संभालते थे। उनका कार्य वह समय का तालमेल पूर्व संयोजन देखते ही बनता था। प्रत्येक दिन का पूरा इस्तेमाल उनकी आदत बन चुकी थी। फिर कई स्तरों पर अपना दिमाग चलाते हुए वह मुंबई की भीड़ भरी सड़कों पर गाड़ी की अधिकांशतः स्वयं ही चलाते थे। कमाल को मैंने बहुत कम ड्राइविंग करते हुए देखा था। प्रायः कमाल तभी गाड़ी चलाता था जब राजाध्यक्ष साहब साथ में न हो। अधिकतर रात को मुझे छोड़ने आते समय कमाल गाड़ी चलाता था। मुझे बराबर इस बात की चिंता बनी रही कि राजाध्यक्ष साहब के साथ डिस्कस के लिए बैठने का मतलब था रात को काफ़ी देर हो जाना और इस बीच आरती को अकेले ही घर में रहना होगा। वैसे आरती की मदद के लिए मेरा नौकर वहाँ था। मैंने उसे सुबह कह भी दिया था कि वह सारा दिन घर ही में रहे और जब तक आरती वहाँ है तब तक अकेले उसे न रहने दे। उसने भी मुझे कहा था कि वह अपने घर से सामान लेकर वहीं आ जाएगा और आरती के रहने तक 24 घंटे मेरे घर ही रहेगा। उसका घर मुंबई के लगभग 20 किलोमीटर दूर एक गांव में था, जहां से वह आता जाता रहता था। इसलिए मुझे यह भरोसा था कि आरती बिल्कुल अकेले घर में नहीं होगी, वह आ ही गया होगा। लेकिन मेरी परेशानी तब शुरू हुई जब मलाड पर गाड़ी रोकते ही राजाध्यक्ष साहब ने बताया कि आज रात हम सबको मुंबई से बाहर रहना होगा, शायद 2 दिन भी लग जाए। श्री जहांगीर राज्याध्यक्ष ऐसे व्यक्ति थे जिनके निर्णय पूरे होने के लिए ही लिए जाते थे। वह बहुत कैलकुलेटिव थे। उनकी गणना ज़्यादा से ज़्यादा संभव कारकों को दृष्टि में रख कर की जाती थी, लेकिन एक बार निर्णय ले लिए जाने के बाद उसमें फेरबदल की गुंजाइश नहीं के बराबर ही रहती थी। इसलिए जब उन्होंने कहा कि आज रात को वलसाड के लिए निकलना है, तो मेरे लिए आरती के अकेले रहने की समस्या फिर दिमाग के दरवाजे पर आ खड़ी हुई। मैंने संक्षेप में राजाध्यक्ष साहब के सामने आरती का परिचय और वह स्थिति रख दी जिसमें मैं घिरा हुआ था। मैंने भरसक ये प्रयास किया था कि वे इसे किसी भी तरह मेरी न चल सकने की विश्वस्तः यह कोई बहाना न समझे।
मैं जानता था कि राजाध्यक्ष साहब यदि मेरी कोई व्यवस्था देखेंगे तो निश्चित रूप से उसे अपनी स्वयं की समस्या मानकर उस पर नए सिरे से सोचने लगेंगे। इसलिए मैंने तुरंत ही स्वयं उनके सामने चलने की सहमति भी प्रकट कर दी और यह भी इशारा कर दिया कि केवल मैं जाने से पहले एक बार रात को घर जाना चाहूँगा, ताकि आप ही को सारी बात समझा कर आ सकूँ और अपने नौकर की वहाँ उपस्थिति भी सुनिश्चित कर सकूँ। राजाध्यक्ष साहब इत्मीनान से आश्वस्त हो गए। बोले, रात को गाड़ी से ही निकलेंगे। तुम जाने से पहले कमाल के साथ जाकर घर पर सब व्यवस्था कर आना। मेरे पास घर पर फ़ोन की कोई व्यवस्था नहीं थी, इसी से हमने स्वयं जाने का निर्णय लिया। मलाड में जहाँ हम आए थे, राजाध्यक्ष साहब का एक दफ्तर था। वे रहते प्रभा देवी में थे। वहाँ भी उन्होंने अपने फ्लैट के एक कमरे में ही अपना एक कार्यालय बनाया हुआ था। यहाँ पर उनका एक जिम्नेजियम था, जिसके अहाते के एक और ही उन्होंने अपना यह निवासीय दफ्तर खोल रखा था। यहाँ पर जिम हॉल के पास ही एक कमरे के अटैच बाथ वाले बेडरूम की व्यवस्था भी थी, जिसमें प्रायः शाम के बाद हम लोग बैठा करते थे। कभी कभी कमाल यहाँ रहता था और कभी कभी कार्य के कारण स्वयं राजाध्यक्ष साहब को भी वहीं ठहरना पड़ता था। राजाध्यक्ष साहब भी उन लोगों में से थे जो दिन रात का भेद बल्ब के आविष्कार के बाद भूल चुके थे। जब उनके सामने काम होता था तो वह रात या दिन की परवाह किए बिना उसमें जुटे रहते थे। उनके साथ काम करने वाले लोगों को भी यह भेद भूलकर ही काम में जुटना पड़ता था। कमाल उनका एक ऐसा ही सहायक था जो कई वर्षों तक उनके पास कार्य करते हुए अब लगभग उनका दाहिना हाथ ही बन चुका था। कमाल एक जिंदा दिल हंसमुख वाला व्यक्ति था, जिनकी आंखों में मुझे आरंभ से ही अलग किस्म के सपने की लौ जली दिखाई देती थी। वह न जाने किस इंतज़ार में हमेशा प्रतीत होता था। ऐसा लगता था कि जैसे वह किसी खास घड़ी यह प्रत्याशित घटना का इंतज़ार कर रहा था। कमाल की बात करने की आदत और खुशमिजाज स्वभाव ने ही मुझे उसके इतना करीब किया था कि मैं उसे राजाध्यक्ष साहब का कर्मचारी कभी नहीं मान पाता था। उसके साथ एक अलग स्तर पर मेरी मित्रता कायम थी। हम लोग आपस में आत्मीयता महसूस करते थे और साथ में बैठकर कभी कभी शराब भी पीते थे। मेरा अनुभव यह था कि यदि शराब को जिंदगी बर्बाद करने वाली आदत न समझना हो तो उसे बहुत ही गिने चुने व्यक्तियों के साथ बैठकर ही पीना चाहिए। मेरा यह निश्चित मन था कि शराब पीकर आदमी अपना आपा अवश्य खोज देता है, चाहे वह होश में रहे। मैं जिंदगी में हर किसी के सामने आपा खोने को किसी दृष्टि से उचित यह आवश्यक नहीं मानता था। कमाल के साथ बैठना और बेताल्लुफ़ी से पेश आना मुझे अच्छा लगता था। यही कारण था कि मैं जहांगीर राजाध्यक्ष के साथ बराबरी के स्तर पर मिलने के साथ साथ ही कमाल के साथ भी मित्रवत था। कमाल की अपनी ज़िंदगी भी कम दिलचस्प नहीं थी। छोटी सी उम्र में ही बड़े बड़े अनुभव दिए थे उसे ज़िंदगी ने। न जाने क्या चाहती थी ज़िंदगी उससे।
खाना खाने के बाद वलसाड के लिए जब हम निकले तो 4 लोग थे। नेशनल पार्क के हिल व्यू अपार्टमेंट के पास आकर हाईवे पर ही राजाध्यक्ष साहब ने कार रुकवाई और उनसे मिलने आए व्यक्ति को साथ लेकर उतर पड़े। अपार्टमेंट की एक रोशन बालकनी की ओर इशारा करते हुए उन्होंने मुझे बताया कि वह थोड़ी देर के लिए यहाँ रुकेंगे। उन्होंने सलाह दी कि मैं और कमाल बोरीवली जाकर मेरे घर पर आवश्यक सूचना दे आए और वापस यही आ जाए। मुझे घर पर आरती को सूचना देने के साथ अगले 1-2 दिन के लिए कपड़े और कुछ एक आवश्यक सामान साथ में केवल आना था। गाड़ी लेकर हम लोग निकल पड़े। घर पहुँचे तो आरती को टीवी के सामने बैठे पाया। वह स्वयं तो शाम को नहाकर हल्का मेकअप किए सजी संवरी बैठी ही थी। उसने घर की भी काया पलट कर दी थी। घर की अच्छी तरह सफाई की गई थी। हर चीज़ करीने से रखी हुई थी। यहाँ तक कि चादरें आदि भी उसने बदल कर मैले कपड़े लॉन्ड्री में डलवा दिए थे। मेरा नौकर तुकाराम भी उत्साहित सा कोने में एक कुर्सी लिए टीवी के सामने ही बैठा था। उसकी शक्ल से लग रहा था कि उसने मेम साहब के साथ दिन भर अच्छी खासी मशक्कत की है और घर की सफाई का सारा काम करवाया है। वह खाना भी बना चुका था और अब दोनों कमरे में बैठे हुए मेरे लौटने के इंतज़ार में थे। आरती तुकाराम से मेरी आदतों वापस लौटने के वक्त वह दिनचर्या आदि के बारे में अच्छी खासी जानकारी हासिल कर चुकी थी। तुकाराम अपने घर से अब बम्बई में ही रहने के लिए कहकर एक थैले में अपने कुछ कपड़े लेकर आ गया था और मुझे यह देखकर काफ़ी तसल्ली हुई कि अब 2-3 दिन मेरे न लौटने पर भी आरती को तकलीफ नहीं होगी। आरती हम लोगों को देखते ही उठ खड़ी हुई और उसने तुकाराम को चाय का पानी चढ़ाने का आदेश दे दिया। फिर मैंने कमाल का परिचय उससे थोड़े में करवाया और राजाध्यक्ष साहब के विषय में भी संक्षिप्त जानकारी दी और ये बताया कि इन लोगों के साथ मुझे 2-3 दिन के लिए मुंबई से बाहर रहना होगा। आरती इस सूचना से एक पल के लिए शिक्षित लेकिन फिर वह सहज हो गई। शायद तुकाराम के वहाँ आ जाने से उसे काफ़ी भरोसा हो गया था। उसने सहमति दे दी। जितनी देर में चाय आई मैंने अपने ब्रीफकेस में कुछ कपड़े और दैनिक आवश्यकता की कुछ वस्तुएं रखी और लगभग 20 मिनट में हम निकलने के लिए तैयार थे। मैंने तुकाराम को अलग बुलाकर 100 रुपये का नोट दिया और समझाया कि साग सब्जी आदि के छोटे मोटे खर्चे मेम साहब को न करने दें। आरती से विदा लेकर हम वापस राजाध्यक्ष साहब के पास आए। तब तक वह भी बातचीत से निरुचित प्रयास ही हो चुके थे और हमारी प्रतीक्षा में थे। कुछ ही पलों में हमारी कार बोरीवली से वलसाड की दिशा में हाईवे पर दौड़ पड़ी। अब कार कमाल चला रहा था और राजाध्यक्ष साहब पीछे की सीट पर बेल्ट लगाए मेरे साथ बैठे थे। इस समय राजाध्यक्ष साहब हमेशा जैसे खामोश नहीं थे, क्योंकि एक तो मैं उनके साथ था और कार्य के विषय में उनके साथ होने वाली बातचीत को अंतरंगता से इस अवसर का लाभ उठाकर निपटा लेना चाहता था। दूसरे
मुंबई से बाहर निकल जाने के कारण राजाध्यक्ष साहब भी का बाकी सब बातों से बेखबर होकर केवल उसी बात पर सोच पा रहे थे जिसके लिए हम लोग जा रहे थे। दरअसल राजाध्यक्ष साहब एक अत्यंत महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे और उनकी जो बात मुझे सबसे अधिक प्रभावित करती थी वह यह कि वह एक अत्यंत साधारण व्यक्ति गरीब परिवार से उठे थे। मुंबई में उन्होंने वे दिन भी देखे थे कि जब घर में रोटी बनती हुई दिखने के बाद ही भरोसा होता था कि खाना मिल सकेगा। वे आज भी माहिम के उसी इलाके के नज़दीक से निकलते हुए बेहद खामोश हो जाते थे जहां एक टूटी हुई झोपड़ी में 2-3 परिवारों के साथ सम्मिलित रूप से अपनी जिंदगी के साथ 8 साल उन्होंने बिताए थे। लगभग पशुवत जीवन उन्हें वहां जीना पड़ा था, किंतु उन्होंने अपने सपनों को कभी मरने नहीं दिया था और आज उनके पास 3 फ्लैट और 2 कारें थी। उनका अपना एक शानदार जिम्नेजियम था। उनके पास गैस की एक एजेंसी थी और इसके अलावा उन्होंने शेयर बाजार के नज़दीक एक कार्यालय भी खोल लिया था जहां से वह शेयरों का कारोबार करते थे। उनके पास अब अभाव था वह बस सिर्फ एक चीज़ का और वह था समय। एक वही उन्हें कंजूसी से बरतता पड़ता था। बाकी सब बातों में शाह खर्ची की सुविधा अब उन्हें मुहैया थी। एक हिस्सा उनके बचपन का उनके मन पर गहरे अंकित था। उन्होंने मुझे एक दिन सुनाया था। यह तभी की बात थी जब वह धारावी के नज़दीक वाले इलाके में रहते थे। उस समय उनके माता पिता और 2 बहनें भी उनके साथ थी। पिता दिन भर अनिश्चय भरी मजबूरी से गुजरते थे। माँ पास की बस्ती में घर के कामकाज के लिए चली जाती थी और दोनों बहनें छोटी ही उम्र में घर के कामकाज के लिए अपने खेलने खाने के दिन झोंक रही थी। ऐसे में उन दिनों का छोटा जहांगीर यह तय नहीं कर पाता था कि वह अभी छोटा बच्चा है या जिंदगी के यथार्थ की देहरी पर दस्तक देता हुआ कोई किशोर। शाम को माँ के घर लौट आने के बाद वह बच्चा बन जाता था और दिन भर घर में अपनी बहनों का रखवाला बने रहने के चक्कर में उसे युवा होते किशोर की भूमिका का निर्वाह करना पड़ता था। उस बेहद गंदी और तंगहाल बस्ती के बच्चों के साथ खेलते हुए वह जो कुछ सुनता और देखता था वह सब उसे बहनों के लिए घर के आसपास ही बने रहकर सतर्कता बरतने को उकसाता था। उस गलीज बस्ती का कोई घर ऐसा नहीं था जहाँ के लोगों की तंगई किसी से छिपी रह सकी हो। बाद में बेहद तंगहाली के दिनों में जहांगीर के पिता अपने परिवार को साथ लेकर गांव वापस लौट गए थे, लेकिन केवल जहांगीर ही अपनी जिससे वहां एक रिश्तेदार के पास रह गया था। नागपुर जिले के अपने छोटे से गांव में लौटते हुए पिता को भी उम्मीद थी, एक किरण दिखाई दी थी कि शायद जहांगीर यहाँ मुंबई में रहकर कुछ बन जाए, और वही आज हो गया है। आज जहांगीर राजाध्यक्ष ने अपने परिवार को शान शौकत से वापस अपने पास बुला लिया था। बहनों की अच्छे घरों में शादियां कर दी गई थी। स्वयं राजाध्यक्ष साहब के घर भी अब्दुल रहमान स्ट्रीट की एक नामी दुकान के मालिक की बेटी बहू बनकर आ चुकी थी। इन्हीं राजाध्यक्ष साहब के मन पर
बचपन की वह घटना जो ही त्यों दर्ज थी। एक बार वह अपने मोहल्ले के बाल कटवाने के लिए एक नाई के पास गए थे। नाई की दुकान नहीं थी, वह पटरी पर एक पेड़ के नीचे बैठकर ही अपनी दुकान चलाता था। 13-14 वर्षीय जहांगीर के सिर के एक ओर के थोड़े से बाल काटने के बाद नाई के भीतर का सौदागर एकाएक जाग उठा था। उसे अचानक लगा कि मैली सी छोटी फटी हुई कमीज और जंघिए में बैठे इस लड़के के पास बाल कटाने की मजबूरी के पैसे भी है या नहीं। और जब उसे पता चला कि जहांगीर की जेब में कुल 8 आने की पूंजी भी नहीं है तो उसने तत्काल अपना हाथ रोक दिया था और जहांगीर को दुत्कार दिया था कि पहले पूरे पैसे लेकर आने पर ही हजामत बनेगी। जहांगीर ने उसकी लाख मिन्नत की कि शाम को बाबूजी के आने पर वह पैसे लाकर दे देगा, पर नाई नहीं पसीजा। जहांगीर ने इशारे से थोड़ी दूर पर नाई को अपनी झोपड़ी भी दिखाई थी, पर तब तक नाई अनसुनी करके दूसरे ग्राहक के सिर को हाथों में लेकर बैठ चुका था। जहांगीर रुआसा हो गया। उसे बाल न कट पाने से ज्यादा खौफ इस बात का था कि उसके सिर के आधे कटे बालों को देखकर वहां मैदान में खेलने वाले लड़के उसका मजाक बनाएंगे और उसका जीना हराम कर देंगे। किसी तरह छिपते बचते जहांगीर अपनी झोपड़ी में पहुंच गया, जहां पर इस समय उसकी बहनों के अलावा कोई नहीं था। बहनों ने भी देखते ही उस पर हंसना शुरू कर दिया। उसने घर पर इधर उधर ढूंढा कि शायद उसे कहीं पड़े हुए 8 आने मिल जाए, पर उसका ढूंढना व्यर्थ गया। सारे घर के लोग जहां दिन भर मेहनत मशक्कत करते हलकान होते हैं, वहां उसे 8 तो क्या 4 आने की पूंजी भी कहीं पड़ी नहीं मिली। वह उदास हो गया और बिना कुछ बोले घर से बाहर निकल गया। 2-4 घरों के आगे जाकर ही उसकी माँ की एक सहेली का घर था, जिसे वह मौसी कहता था। उन्हीं मौसी की लड़की झोपड़ी के बाहर एक नाली के किनारे बैठी बर्तन धो रही थी। जहांगीर जब वहां से निकला तो उसने न जाने क्या सोचकर लड़की से पूछ लिया, मौसी हैं? नहीं, मैं तो काम पर गई है, बोलकर लड़के के हाथ थम गए। वह जहांगीर की ओर सवालिया निगाहों से देखने लगी। जहांगीर ने हिम्मत बटोरकर उससे कह दिया, मेरे को 1 रुपया चाहिए, शाम को बाबूजी आएंगे तो लौटा दूंगा। लड़की का ध्यान शायद अब तक जहांगीर के बालों की ओर नहीं गया था, क्योंकि वह हंसी नहीं थी। धीरे से उठी, गीले हाथों को अपनी सलवार से ही पोंछती हुई वह झोपड़ी के भीतर घुसी। जहांगीर को केवल आग की आवाज सुनाई दी। जहांगीर उसके पीछे पीछे अंदर चला गया। अंदर भी कोई नहीं था। एक आले के अंदर रखे हुए छोटे से टिन के डिब्बे के नीचे से लड़की ने 1 रुपये का सिक्का उठाया और जहांगीर की ओर बढ़ी। जहांगीर की आंखों में चमक आ गई। लेकिन ये क्या? लड़की ने सिक्का जहांगीर की हथेली पर न रखकर अपने कुर्ते की जेब में डाल लिया। जहांगीर जैसे मुरझा गया। लड़की चुपचाप जहांगीर के नजदीक आई और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, एक काम करेगा क्या? जहांगीर ने कहा, किसी से कहेगा तो नहीं? नहीं, खा मेरी कसम। जहांगीर चुप रहा, लेकिन लड़की ने शायद
इस ओर ध्यान नहीं दिया कि जहांगीर ने कसम नहीं खाई है। वह वापस मुड़ी और उसी आले से एक मुड़ा तुड़ा कागज निकालकर जहांगीर को देती हुई बोली, यह कागज नुक्कड़ के पास सलीम को दे आ, वह गल्ले पर बैठा होगा। जहांगीर ने कागज ले लिया। लड़की ने झट से जेब से हाथ निकालकर सिक्का भी जहांगीर को दे दिया। जहांगीर झटपट मुड़ा और बाहर की ओर दौड़ा। पलटते पलटते लड़की ने जहांगीर की दोनों टांगों के बीच जोर से चिकोटी काटी और हाथ वहीं मसलती हुई चिल्लाई, किसी ने से कहना मत जा जहांगीर। आनन फानन में पहले सलीम के पास गया और फिर उसी नाई के पास लौट लिया। अपनी अधूरी हजामत पूरी करवाने के लिए बचपन को विदा देते दिनों की यह घटना राजाध्यक्ष साहब ने ज्यों की त्यों मुझे सुनाई थी और उसके बाद यह भी मैं स्वयं अपनी आँखों से देख चुका था कि राजाध्यक्ष साहब लिंकिंग रोड बांद्रा के फ्रेंच ग्लोरी सैलून में जब भी जाते थे कभी अपने हाथ से वहाँ भुगतान नहीं करते थे। वह जेब से अपना पर्स निकालकर पहले ही ड्रेसिंग टेबल पर रख देते थे और शेव कटिंग या मसाज हो जाने के बाद हमेशा सैलून के कर्मचारी से पैसे पर्स में से अपने आप निकालने के लिए कहते थे और उनके पर्स में 100 से छोटा नोट शायद ही कभी रहता था। खुले पैसे जेब में अलग से पड़े रहते हो तो रखते हो। सैलून के लोग उसकी इस आदत से वाकिफ थे और वह तत्परता से या तो 100 का नोट लेकर छुट्टा देते या कह देते थे कोई बात नहीं फिर आ जाएंगे, और राजाध्यक्ष साहब के पर्स को हाथ भी नहीं लगाते थे। जिंदगी के यही धुंधले चटक रंग जब तक राजाध्यक्ष साहब के चेहरे पर मैं देखा करता था, उनका चेहरा एक के वार्स था जिस पर अतीत के दृश्य भी अंकित थे और भविष्य के सपने भी। राजाध्यक्ष साहब के साथ होने वाला डिस्कशन मेरे लिए एक दिलचस्प अनुभव था जिस पर वलसाड और सूरत के अगले 1-2 दिन में अंतिम रूप से काम शुरू करने के लिए ही फैसला होना था। सूरत के एक व्यापारी जो अस्थायी रूप से वलसाड में रहते थे, विज्ञापन जगह से जुड़े हुए मुंबई में भी उनकी एक फर्म थी। उनका फोटोग्राफी और एडवर्टाइजिंग का मुख्य व्यवस्था था। उनके 2 स्टूडियो थे और जब से उनका एक लड़का फोटोग्राफी की एडवांस्ड ट्रेनिंग लेकर फ्रांस से लौटा था, उन्होंने अपना कारोबार बड़े पैमाने पर फैला दिया था। वो राजाध्यक्ष साहब के अंतरंग मित्र थे। मैं भी 2-3 बार उनसे राजाध्यक्ष साहब के साथ ही मिल चुका था और संयोगों के सहारे ही बातों बातों में उन दोनों के बीच एक परियोजना पर काम शुरू हो गया। काम होने की ही महत्वाकांक्षा के अनुरूप था। यह योजना जिस तरह से बनी थी उससे यह स्पष्ट हो गया था कि आज की तेज वैश्विक दुनिया में जिजीविषह के साथ साथ संयोगों की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती जा रही है। जो कार्य होते होते हैं उनके लिए सब परिस्थितियों का ध्रुवीकरण स्वयं ही अदृष्ट रूप से होता चला जाता है, लेकिन इसका ये अर्थ कदापि नहीं कि जीवट की महत्वतः कम होती है। जीवट और संयोग दोनों मिलकर ही अपेक्षित रंग घुलते हैं।
रेड राज्य कंपनी के लिए एक छोटी विज्ञापन फिल्म तैयार करने के दौरान ही वह सूरत से जब राजाध्यक्ष साहब के पास आए हुए थे। उसी दिन राजाध्यक्ष साहब ने एक छोटी सी अनौपचारिक पार्टी दी थी। उस दिन उनके साथ उनका वो लड़का भी आया हुआ था जो फ्रांस से उन्हीं दिनों लौटा था। पार्टी के दौरान बातचीत में मुझे वे लोग बहुत प्रतिभाशाली लगे थे। विशेषतः उनका लड़का काफी महत्वाकांक्षी प्रतीत होता था और उसने आने के बाद अपने पिता के कारोबार का लगभग कायाकल्प करने का बीड़ा उठा लिया था। ये न जाने क्यों हमारी नियति बन चुकी है कि हमारी प्रतिभाएं जब बाहर के किसी भी मुल्क में हो जाती है तभी यहाँ लोग उनकी बात सुनने को तैयार होते हैं, अन्यथा कोई किसी के सपनों को गंभीरता से नहीं लेता। कुछ करने की तमन्ना या साथ साथ रखने वाले लोग यहाँ बेहद अकेले पड़ जाते हैं। वह एक बहुत शालीन, आत्मीय और उपजाऊ पार्टी थी। उसमें हम लोग केवल शराब नहीं पी रहे थे, उसमें हम लोग केवल गोवा की मशहूर मछली का सलाद नहीं खा रहे हैं, उसमें हम लोग केवल मिस्टर इंडिया एंटरप्राइजेज की उस ताज़ा तरीन फिल्म के सेंसर द्वारा काटे गए अंशों की ही बातें नहीं कर रहे थे जिसके द्वारा मुंबई में ब्लू फिल्मों का निर्माण करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दा हुआ था। उस पार्टी में मैंने राजाध्यक्ष साहब के रूप में सोफे पर एक संस्था रखी देखी थी। उस पार्टी में मैंने कमाल के नक्शे में संगमरमर के एक और कमाल को ढूंढा था। उस पार्टी में मैंने फ्रांस से लाई गई वह खाद देखी थी जिसे भारत की मिट्टी में डालकर यहाँ के विरले हरियाले बनाए जाने थे। और सबसे बड़ी बात यह कि इस काम का आगाज भी वही हुआ जिसे अंजाम देने के लिए राजाध्यक्ष साहब, कमाल और मैं रात के 8:45 बजे मुंबई से सूरत जाने वाली सड़क पर हवाओं को चीरते चले जा रहे थे। चलते चलते काफ़ी दूर हो चुकी थी। अब यह तबीयत हो रही थी कि यदि कोई साफ सुथरी सी जगह मिले तो बैठकर एक कप चाय पी जाए। कमाल भी गाड़ी चलाता चलाता शायद थोड़े आराम की ज़रूरत महसूस कर रहा था क्योंकि वह जल्दी जल्दी सिगरेट पीने लगा था। राजाध्यक्ष साहब भी शायद लघु शंका के लिए रुकना चाहते थे। उस भीड़ भरे हाईवे पर ऐसी जगह मिलना कोई मुश्किल काम नहीं था। जल्दी ही हम एक ऐसे होटल में थे जो 2-3 डीलर्स बसों में आए हुए दक्षिण भारतीय पर्यटकों से आबाद था। न तो यात्रियों पर और न ही होटल के कर्मचारियों पर रात कहीं कोई लक्षण थे। सब कुछ ऐसा चल रहा था मानो चढ़ती शाम की कोई वेला हो। होटल भी रोशनी से गुलजार था। ज़रा देर के विश्वास के बाद तरोताज़ा होकर हम लोग फिर चल पड़े। वलसाड में हम लोग एक गेस्ट हाउस में ठहरे। हमारा रहने का शानदार प्रबंध उन्हीं सज्जन ने किया था जिनसे मिलने हम लोग गए थे। पास पास 2 कमरे थे। कमरे ज़्यादा बड़े नहीं थे लेकिन सरकारी गेस्ट हाउसों की भांति सजे सवरे थे। यहाँ फिर वही हुआ। मैं और कमाल एक कमरे में चले गए। जब राजाध्यक्ष साहब ने आवाज़ लगाकर हमें बुलाया तब तक हम दोनों ही कमरे में रखे डबल बेड के नज़दीक अपने जूते उतार चुके थे। अपना सामान हमने एक ओर रख दिया।
बगल के कमरे में राजाध्यक्ष साहब की आवाज़ आते ही हम लोग उनके कमरे की ओर चल पड़े। मेरे पास चप्पल नहीं थी और मैं जूते उतार चुका था। कमाल ने अपने पैर में पड़नी चप्पल मेरी ओर बढ़ाई और स्वयं नंगे पांव ही चल पड़ा। राजाध्यक्ष साहब ने करीने से एक बिस्तर के गिर्द अपना सामान रख दिया था और दूसरा निस्संदेह मेरे ख्याल से खाली छोड़ दिया। जब उन्होंने मुझे और कमाल को नंगे पांव व चप्पलों में आते देखा तो शायद वह समझ गए कि हम बगल वाला कमरा घेर चुके हैं। उन्होंने एक बार धीरे से कहा भी कि यदि वहाँ कोई तकलीफ हो तो यहाँ आ जाओ, लेकिन उन्होंने इस पर कोई जोर नहीं दिया था। थोड़ी ही देर में चाय आ गई। मैंने सोचा था कि चाय पीकर राजाध्यक्ष साहब थोड़ी देर सोना चाहेंगे, पर उन्होंने चाय खत्म करते ही अपने ब्रीफकेस से एक पतली सी फाइल निकाल ली और चश्मा उठाकर हाथ में ले लिया। मैं उनका इशारा समझ गया। उन्होंने चश्मा लगाया और कमाल से कहा कि वह चाहे तो आराम कर ले। कमाल चला गया। राजाध्यक्ष साहब और मैं वहीं रुक गए। उन्होंने फाइल खोलकर सामने रख ली। वैसे जो कुछ राजाध्यक्ष साहब बताना चाहते थे उससे संबंधित काफ़ी बातें मैं कमाल से पहले ही जान चुका था, पर अंतिम रूप से स्वयं उन्हीं से उनका प्रस्ताव सुनना चाहता था। राजाध्यक्ष साहब एक फिल्म बनाना चाहते थे। उनके पास फिल्म के लिए एक फ्लैट भी था जिसे वह मुझसे लिखवाना चाहते थे। उसका यह प्रोजेक्ट कुछ अर्थों में एक सामान्य सा प्रोजेक्ट था, परंतु कुछ बातों में यह काफ़ी विशिष्ट था। इसका कारण यह था कि राजाध्यक्ष साहब अपने प्रोजेक्ट से भावनात्मक रूप से भी जुड़े हुए थे। वह पहले एक दूसरी तरह गैर वैसायिक तरीके की फिल्म बनाने का इरादा रखते थे, मगर बाद में वह उसे वैश्विक रूप से तैयार करके रिलीज करने का मन बना चुके थे। राजाध्यक्ष साहब का देखा यह सपना आसमान से चमकी किसी हल्की सी भांति उनके मन में यकायक नहीं कौध था, बल्कि एक खास घड़ी में एक कोमल जमीन पर एक नन्हा सा बिखरा उगा था, जिसके बाद पानी और धूप में परवान चढ़कर उसके जमीन पर छाया की थी। यही बालिश भर का सपना मुझे सौंपकर वह मुझसे एक कहानी चाहते थे। मुंबई में ही राजाध्यक्ष साहब के मित्र में एक मशहूर डॉक्टर भी थे। यह डॉक्टर बहुत ख्याति प्राप्त होने के साथ साथ काबिल भी थे। इनका मुंबई में प्रतिष्ठित अस्पतालों के साथ तो ताल्लुक था ही, इसका अपना एक विशाल क्लिनिक भी दादर में नज़दीक एक मुख्य सड़क पर अवस्थित था। यह डॉक्टर साहब बहुत अनुभवी थे और कई देशों का भ्रमण व्यावसायिक वह निजी यात्राओं द्वारा कर चुके थे। ये डॉक्टर मुंबई के एक मशहूर पत्रिका प्रतिष्ठान से भी जुड़े थे। इसी की एक मशहूर हिंदी पत्रिका के लिए भी परामर्श सेवाएं दे चुके थे। वह एक नियति मनोवैज्ञानिक कॉलम भी लिखते थे और पाठकों को मनोवैज्ञानिक सवालों का जवाब भी देते थे। उनका यह स्तंभ बहुत ही लोकप्रिय था तथा उनके काफ़ी प्रामाणिक तरीके से वह बेहद निजी समस्याओं पर भी अपनी निवारक राय दिया करते थे। इन्हीं डॉक्टर साहब के पास एक बार राजाध्यक्ष साहब ने एक फाइल
देखी थी, जिसमें डॉक्टर साहब ने अपने जीवन के कुछ महत्वपूर्ण समस्या मूलक पत्रों का संग्रह किया था। कुछ ऐसे खास पत्र जिसमें दर्शाई गई कठिनाइयाँ या उलझनें वास्तव में चौंकाने वाली थी। डॉक्टर साहब ने पूरी गोपनीयता बरतते हुए उन पत्रों से पात्रों के नाम पते हटाकर उन्हें अलग से एक चित्र किया था और उन पर अपनी दी गई राय का भी एक संकलन किया था। यही फाइल उलटते हुए राजाध्यक्ष साहब न जाने अपने जीवन के किन अनुभवों का भावनाओं के वशीभूत बेहद तरल हो गए थे और यह फाइल पढ़ने के लिए अपने साथ ले गए। इसी के 2-3 पत्रों को पढ़कर राजाध्यक्ष साहब के जहन में 1-2 सवाल उठे। मैं नहीं जानता था कि सवालों में राजाध्यक्ष साहब किस रूप में जुड़े थे। वह केवल उनके खोजी और जिज्ञासु मस्तिष्कों को मथने वाले सवाल थे या उनकी और किसी उनके अंतरंग की दुखती रंग थे, पर सवाल दिलचस्प थे। असंख्य लोगों के हित अहित से जुड़े थे, हमारी संस्कृति या सभ्यता के कुछ बुनियादी विराजों में जुड़े थे। बाद में एक दिन राजाध्यक्ष साहब ने वह फाइल मुझे पढ़ने के लिए दी थी, परंतु उस वक्त तक मैं उनके प्रयोजन के बारे में स्पष्ट जान नहीं पाया था। इस फाइल की योजना इन्हीं सज्जन की पहल पर बनी थी, जिसके आमंत्रण और आग्रह पर हम लोग फिलहाल वलसाड़ में आए थे। सवेरे जल्दी ही उनके साथ हमारी बातचीत तय थी और काफ़ी मसले पर विचार विमर्श होना था। फिर 2-1 संयोग और हुए कि राजाध्यक्ष साहब का विचार दिलचस्प मोड़ लेता हुआ और मुख्य होता चला गया। राजाध्यक्ष साहब के जिन्हें नियम से कई बहुत अच्छे और नामी लोगों ने भी शरीर सौष्ठ का परिषद पाया था, जैसे भी वैज्ञानिक दृष्टि से उनका जिम बहुत लोकप्रिय था। कई वर्षों के सफर संचालक के बाद आज उसे बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। शहर में जिम्नेजियम की सुविधाओं की आज कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उनके जिम का रुतबा दूर दूर तक था। एक बहुत सी लोकप्रिय फिल्मी सितारे द्वारा उद्घाटन बाद इन दिनों की उसके जिम के 2-3 लड़के बहुत सफल हुए थे। हाल ही में एक फिल्म अभिनेता के रूप में चमका अलंकार सिंह भी उनके जिम में वर्षों अभ्यास के लिए आता रहा था। यही का एक 19 वर्षीय लड़का पिछले दिनों मुंबई में एक बहुत सफल मॉडल बन गया था। ये लड़का जब राजाध्यक्ष साहब के पास आया था तो वह एक स्वस्थ व सुंदर किंतु सामान्य लड़का था, लेकिन राजाध्यक्ष साहब के यहाँ की तालीम के बाद उसका शरीर बहुत आश्चर्यजनक रूप से तराश पा गया था। यह उन दिनों की बात थी जब स्वयं कमाल भी वहाँ वह बॉडी बिल्डिंग किया करता था। मॉडलिंग में उस लड़के को मिली ख्याति की शुरुआत थी राजाध्यक्ष साहब के जिम से ही हुई। एक दिन एक विज्ञापन एजेंसी वाला यूनिट 1 मिनट के छोटे से विज्ञापन के लिए उस लड़के को वहीं से चुनकर ले गया। दरअसल विज्ञापन कंपनी को एक साबुन के विज्ञापन के लिए एक खूबसूरत बलिष्ठ से लड़के की ज़रूरत थी, जो विज्ञापन में लड़के के साथ दिखाया जा सके। जिस समय यूनिट के निर्देशक राजाध्यक्ष साहब के पास आए, कमाल लड़के के मेजरमेंट ले रहा था। आमद कदम
आईने के सामने खड़े उस युवक के शरीर में इतना जबरदस्त आकर्षक था कि निर्देशक महोदय राजाध्यक्ष साहब के साथ साथ बात करते हुए भीतर ही चले गए आए। उनकी उपस्थिति में कमाल ने जब लड़के के बॉय सेल्स नापे तो दोनों ने दांतों तले उंगली दबा ली। 16 इंच के बाजों के घेरे वाले इस लड़के के चेहरे पर बेहद मासूमियत थी। कद काठी बेहद प्रभावशाली, रंग गोरा और चेहरे के भाव भी मासूम। साथ ही बालों का भी एक तरतीबवार सलीका। निर्देशक की आंखों में जैसे राजाध्यक्ष साहब के कुछ बोलने से पहले ही कुछ फैसला कर डाला था और फिर देखते ही देखते उस लड़के को लेकर विज्ञापन फिल्म का काम शुरू हो गया। लड़की भी कोई बेहद खूबसूरत उभरती हुई फिल्म तारिका ही थी। उसके साथ साबुन के विज्ञापन में झरने की तेज धार में उस लड़की के अंगरक्षक के रूप में लड़के का सौंदर्य फिल्माया गया था। यह विज्ञापन अत्यंत सफल रहा और देखते ही देखते उसे एक के बाद एक कई प्रस्ताव मिलते चले गए। वह साबुन, टूथपेस्ट, ब्लेज, मोजे, साइकिल व कपड़ों के विज्ञापनों में दिखाई देने लगा। दूरदर्शन के अलावा उसका चेहरा सिनेमा स्लाइडों में भी लोकप्रिय हो गया। पत्र पत्रिकाओं में भी उसके रंगीन विज्ञापन दिखाई देने लगे। लड़का देखते ही देखते मुंबई का एक व्यावसायिक मॉडल बन गया, लेकिन अपने शागिर्द की इस मायावी सफलता का गौरव अपने सीने पर चिपकाए राजाध्यक्ष साहब ज्यादा दिन नहीं घूम पाए। एक हादसा हुआ और जब घूमते हुए उस हादसे की दुर्गंध राजाध्यक्ष साहब के पास भी पहुंची तो वह विचलित हो गए। राजाध्यक्ष साहब को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ कि उस भोले से लड़के के हाथों किसी का खून भी हो सकता है, और वह भी एक लड़की का। वह स्वयं उस लड़के से मिलने गए। लड़का बड़ा स्टार अवश्य बन चुका था, पर उसके लिए वह शिशुवन ही था। लड़का उनसे मिला और राजाध्यक्ष साहब ने सुनी सुनाई बातों के शीशे से जमी हुई पानी की बूंदों को लड़के की आंखों से ताप से मिटाने की कोशिश की। वैसे मशहूर मॉडल बन जाने के कारण लड़के से संबंधित तमाम किस्सा शहर के सभी अखबारों पत्रिकाओं में छपा। उसका शिष्य एक बार इस तरह भी अखबारों की सुर्खियां बना। आज तक के विभिन्न प्रचार माध्यमों पर वह छाया रहा था, इसलिए उन ऊंचाइयों के बाद स्वाभाविक ही था कि गिरने पर चोट भी भयानक ही आती। राजाध्यक्ष साहब ने सारी बात जानने के बाद इस सब पर एक बार फिर काफ़ी सोचा। यहाँ तक कि एक बार उन्होंने फ़ोन करके मुझसे भी उस लड़के के पास जाने का आग्रह किया। वह इन दिनों अखबारों से काफ़ी कट सा चुका था और हिरासत में था, फिर भी दिनों दिन उस पर प्रेस में कुछ न कुछ छप ही रहा था। मैं राजाध्यक्ष साहब के आग्रह वह उन सब बातों पर उसका स्वयं का खुलासा जानने के प्रयोजन से एक बार उससे मिला भी था। काफ़ी दोस्ताना तरीके से बातचीत हुई थी, लेकिन उस समय तक मैं यह नहीं जानता था कि इसके पास भेजकर उससे अंतरंग बातचीत मेरे साथ करवाने के पीछे राजाध्यक्ष साहब का क्या मकसद सकता था। मैं केवल राजाध्यक्ष साहब के जिम से निकले लोकप्रिय मॉडल से
मिलने गया था, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि मुझे उसका इतना सहयोग मिला, जबकि मैंने उसके साथ किसी पत्रिका के लिए औपचारिक बातचीत नहीं की थी। उसे न जेल का खौफ था, न अपने किए पर कोई पश्चाताप। 19 साल की उम्र में पहली बार विज्ञापन माध्यमों में कलात्मक रूप से कदम रखने वाला वह दूरदर्शन अगले ही वर्ष मुंबई के राज्य स्तरीय शरीर सौष्ठ प्रतियोगिता में मुंबई सिरी चुना गया था और लगभग 6 माह बाद ही एक प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री से उसके प्रेम संबंधों को लेकर काफ़ी चर्चे यहाँ वहाँ होने लगे थे। यहाँ तक कि अभिनेत्री के साथ उसके विवाह की बात भी कुछ पत्रिकाओं ने छाप दी थी। और अब अंत में राजाध्यक्ष साहब को यह भी सुनने को मिला कि लड़के के साथ विवाह का खंडन उस तथाकथित अभिनेत्री ने किया था और इसका ही नहीं बल्कि उस पर अभिनेत्री के खून का इल्जाम भी लगाया था। जिसने भी उस लड़के को एक बार भी देखा था, उसे भारतीय प्रेस पर इन सब खबरों के लिए गुस्सा ही आया था। लेकिन जब तक अदालत में लड़के का जुर्म कसौटी के लिए टंगा था, आखिर और कहा भी क्या जा सकता था। फिर लड़के ने भी तो समाचार पत्रों में इस इल्जाम का खंडन नहीं किया था। मुंबई से दूर आधी रात को राजाध्यक्ष साहब के साथ गेस्ट हाउस ठहरा। मैं पहली बार यह जान पाया कि राजाध्यक्ष साहब के दिमाग में इसी लड़के की कहानी मुख्य थीम के रूप में है। अब मुझे सारी बात सिलसिलेवार तरीके से समझ में आने लगी। मैं ऑफिस में बैठा हुआ शाम को निकलने की तैयारी ही कर रहा था कि कमाल का फ़ोन आया। मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि राजाध्यक्ष साहब से मेरी सुबह ही फ़ोन पर बातचीत हुई थी और उन्होंने मुझे बताया था कि वह एक ज़रूरी काम से 2 दिन के लिए अहमदाबाद जा रहे हैं। क्या राजाध्यक्ष साहब का जाने का कार्यक्रम रद्द हो गया या वह कमाल के पास मेरे लिए कोई सूचना छोड़ गए हैं? यही सब सोचते हुए मैंने कमाल से बात की। वह कह रहा था कि हम लोग आज शाम को मिले। मैंने कमाल से कह दिया कि वह मुझे अंधेरी स्टेशन पर मिल जाए। मैं लगभग 7 साढ़े 7 वहाँ आ जाऊँगा। कमाल इस सूचना पर एकदम से खुश हो गया क्योंकि वह मुझे साथ लेकर शाम को वर्सोवा जाना चाहता था। मुझे एक और सरप्राइज़ दिया कमाल ने। उसने बताया कि आज दोपहर को राजाध्यक्ष साहब की डाक में मेरे लिए भी एक पत्र है। मैं चौंका, सोचा क्या हो सकता है। कमाल से पूछा भी, मगर उसे बताया नहीं। बोला मिलने पर खुद ही देखना, और फ़ोन रख दिया। मैं सोचता रह गया। शाम को अंधेरी पहुंचा तो नियत जगह पर कमाल को पहले से खड़ा पाया। मुझे देखते ही फौरन आगे बढ़कर आया और हमने स्टेशन से बाहर निकलते ही एक ऑटो रिक्शा पकड़ लिया। इस समय रिक्शा भी हमें तुरंत न जाने कैसे मिल गया, क्योंकि आमतौर पर इस समय बहुत भीड़ हो जाती थी और टैक्सी रिक्शा के लिए भी बसों की भांति लंबी लंबी लाइन लगा करती थी। इस समय मुंबई के सभी उपनगरीय रेलवे स्टेशन इंसानों की उल्टी किया करते थे और इस वमन में इमारतों से लोग उसी तरह निकला करते थे जैसे किसी बर के बड़े पुराने छत्ते में
पत्थर मारने पर असंख्य मक्खियाँ निकला करती थी। मक्खियों को फिर भी यह सुविधा रहती है कि वे एक दूसरे से लड़ जाए बिना आसमान में फैल सकती है, मगर इंसानों को यह सुविधा उपलब्ध नहीं थी। उन्हें चाहे अनचाहे एक दूसरे से रगड़ खाते हुए ही निकलना होता था।